not as young as my young friend, but I try to communicate as much as I can. So for me, 23rd March for the last almost more than 3 decades has been very important, and it keeps me busy talking about Bhagat Singh. I don't think it was so important a couple of years ago, talking about Bhagat Singh, remembering Bhagat Singh as it is today. आज का जो हमारा हिंदुस्तान है, जिसकी बात अभी आपने सुनी, वो हिंदुस्तान बिल्कुल बदला हुआ हिंदुस्तान है, जिसमें भगत सिंह का नाम लेने वाले वो लोग हैं जिनका भगत सिंह से संबंध दूर दूर से कोई नहीं। दो चीज़ की बात करते हैं, भगत सिंह में शहादत और भगत सिंह का राजपथ। ये तो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है इन लोगों के लिए कि आप राष्ट्रवाद की बात करें और शहादत की बात करें, और वर्षों से ये बात हो रही है। उसमें मैं किसी की एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सबने यही काम किया तरीके से। उसके आगे भगत सिंह क्या है? राष्ट्रवादी तो भगत सिंह से पहले बहुत थे, शहीद भगत सिंह से पहले बहुत हुए, भगत सिंह के बाद भी बहुत शहीद हुए। भगत सिंह में ऐसा क्या है जो हम लोगों को अट्रैक्ट करता है, जो हम लोगों को कुछ रास्ता दिखा सकता है? और मैं इसी पर जोर देता हूँ। मेरे अपनी जो किताबें मैंने और जो भी मैंने लिखा है, यही कहने की कोशिश किया कि भगत सिंह हमारे लिए एक विचारक है, क्रांतिकारी विचारक, जो एक भारत की कल्पना करता है एक नौजवान के रूप में। और हमेशा जब भी मैं बोलता हूँ, मैं लोगों को याद दिलाता हूँ कि आपको जब भगत सिंह को पढ़ें, जब भगत सिंह को सुने, मुझसे सुने या किसी और से सुने, ये ध्यान रखिए कि भगत सिंह की आयु क्या थी। भगत सिंह ने 17 साल की उम्र में पहला आर्टिकल जिंदगी के लिखा 1924 में, जो मतवाला एक अखबार निकला करता था मैगजीन कलकत्ता से हिंदी में, वो 2 पार्ट्स में छपा। अब 17 साल का नौजवान 1924 में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ पढ़ने लिखने के लिए बहुत मटेरियल आज की तरह नहीं था, इंटरनेट नहीं था, किताबें भी नहीं मिलती थी, जो कुछ मिलता था वो पढ़ा। पढ़ने के बाद अपना एक कार्यक्रम बनाया, और उस आर्टिकल की आप सब्जेक्ट सुनिए क्या है। यानी आप लोगों ने पढ़ा हो, मेरी जो किताब है उसमें भी मैंने उसको इस्तेमाल किया है। विश्व प्रेम, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। अब एक नौजवान 17 साल की उम्र में यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात कर रहा है 1924 में, और ये 1924 का जो ये दशक है हमारा 1920s का डेकेड है, ये इतना खतरनाक है, मतलब ये सबसे ज़्यादा खराब है हमारे फेज में, जिसमें सबसे ज़्यादा हिंसा हुई, सबसे ज़्यादा सांप्रदायिकता फैली, क्योंकि चौरी चौरा के बाद फ्रस्ट्रेशन हुआ। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग, ये सब नौजवान गांधी के मूवमेंट में शामिल थे, उसी से मायूस हो गए, उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव तलाशा, कोशिश किया, नया फ्रंट बनाया अपना। खिलाफत का जो आंदोलन चल रहा था उसमें मुसलमान मायूस हुए, तो वो सांप्रदायिकता को उन्होंने बढ़ावा दिया। तो ये 20s का जो डेकेड है, इसमें बहुत से काम हुए, और मैं थोड़ा बता दूँ आगे चलने से पहले। एक तो ये मूवमेंट है, मास मूवमेंट, फर्स्ट मास मूवमेंट ऑफ गांधी। फिर 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनता है, 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनती है, 1926 में नौजवान भारत सभा बनती है भगत सिंह की, 1928 में तबलीगी जमात की स्थापना होती है। तो ये सब 1920s में हो रहा है, और इसी पीरियड में पूरे हिंदुस्तान में राइट्स हो रहे हैं, यहाँ से लेके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तक। खान वफार खान अपने इलाके में पठानों को समझाते हैं, और चंदन सिंह गढ़वाली मना कर देता है कि मैं फारिग नहीं करूँगा लोगों पर। तो ये सब इस 1920 में हुआ। तो इसलिए ये फेज जो भगत सिंह का सबसे एक्टिव फेज है अपनी पॉलिटिकल लाइफ का, क्रांतिकारी जीवन का, वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना डिफिकल्ट है, कितना कॉम्प्लेक्स है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप भगत सिंह को पढ़ें और या भगत सिंह को सुने उनके बारे में। और इसीलिए मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ कि ये पीरियड 10 साल बड़े खतरनाक थे, जिसमें भगत सिंह के पूरा जीवन, बाकी 2 साल तो ये में गुजर गए। एक्टिव जो लाइफ है वो 1920s का पीरियड है, जिसमें हमारे पूरे देश में ये सब कुछ हो रहा है। अब आज जो लोग हैं, मैं तो क्योंकि आज के कॉन्टेक्स्ट में इतिहास
जो है वो जिंदा इतिहास तभी होता है जब आप उसको रिलेट कर पाए। दैट हिस्ट्री को पढ़ने से फायदा नहीं है। आप इतिहास को तभी समझ सकते हैं जब आप आज को समझें और उस इतिहास को आज के परिप्रेक्ष्य में समझें। History is live only when it is contextual. It is understood in the context of the times we are living in. Then only it is of use. Otherwise, it's a dead past. So to make it alive, to make it vibrant, you need to understand what were progressive ideas and how they are relevant today. और जब मैं बात करता हूँ मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई मुझे तो बहुत दुख होता है कहते हुए कि भगत सिंह आज इरेलेवेंट है। भगत सिंह को इरेलेवेंट हो जाना चाहिए, इसलिए कि जो समस्याएं भगत सिंह ने उस समय उठाई की बात की और उनके निवारण की बात की, जैसे जाति प्रथा, सांप्रदायिकता, अमीर गरीब की दूरी, इंटरनेशनलिज्म, ह्यूमन वैल्यूज, विश्व बंधुता, ये सब चीज़ें अगर भगत सिंह ने उस समय उठाई थी, अगर वो उनका हम समाधान कर लेते पिछले 70 सालों में या उस दिशा में कुछ कदम बढ़ाते, तो आज भगत सिंह की रेलेवेंस की हम बात ही नहीं करते। हम इसीलिए करते हैं क्योंकि भगत सिंह की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, जो उद्देश्य था, जो जिस तरह के भारत की कल्पना उन्होंने की, उसकी तरफ हमने कदम बहुत धीरे बढ़ाए, बहुत कम बढ़ाए। आज तक वो इश्यूज उतने ही ज्वलंत हैं जितने 1928 में थे। और तो इस डायग्राम के साथ आप अगर समझने की कोशिश करें कि भगत सिंह ने 1928, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि 1928 का जो साल है वो भगत सिंह के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस 1928 में एक सोहन सिंह जोश हुआ करते थे, पता नहीं आप लोगों ने नाम सुना कि नहीं, वर्कर्स एंड प्रेजर्स पार्टी होती थी पंजाब में, वो उसके संस्थापक थे और उसके लीडर थे और कम्युनिस्ट विचारों के व्यक्ति थे। उन्होंने अमृतसर में एक कीर्ति नाम का एक मैगजीन निकालना शुरू किया और भगत सिंह से कहा कि तुम लाहौर से अमृतसर आके मेरी इसमें कुछ मदद करो, एडिटोरियल को देखो, कुछ लिखो, कुछ पढ़ो। लाहौर छोड़ के भगत सिंह अमृतसर आए और यहाँ उन्होंने 1928 मई में, जून में, जुलाई, अगस्त, इन महीनों में एक इशू में 2-3 आर्टिकल लिखे, 3 पेज 4 पेज। और उन आर्टिकल्स का विषय आप देखिए, कुछ लोगों ने पढ़े भी होंगे। वो बात करते हैं कि सांप्रदायिकता और कम्युनिज्म एंड सॉल्यूशंस, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिज्म, इस पर एक आर्टिकल है। इसकी मैं बाद में आपको 2 पॉइंट बताऊंगा जो आज रेलेवेंट है। दूसरा है छूत अछूत के प्रश्न पर एक आर्टिकल, एक है रिलीजन एंड पॉलिटिक्स पर एक आर्टिकल, एक है स्टूडेंट्स एंड पॉलिटिक्स पर आर्टिकल। उसको मैंने कुछ हिंदू में या किसी अखबार में कुछ दिन पहले लिखा भी था, जब ये जेएनयू में प्रॉब्लम चल रही थी, स्टूडेंट्स पूरी स्ट्रगल तो भी चल रही है, लेकिन उस वक्त चरम सीमा पर थी जब कहा जा रहा था कि स्टूडेंट्स का काम तो पढ़ना है, राजनीति करना नहीं है। तो मैंने ये कहा था कि भगत सिंह जैसे लोग, सुखदेव जैसे लोग, भगवत चरण गौरा जैसे लोग, ये सब लोग नौजवान थे और अपनी नौजवानी में ही ये सब स्टूडेंट्स थे और देश की लड़ाई उन्होंने उस वक्त लड़ी और ये कहकर लड़ी कि हमारी लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई तो चलने वाली है जब तक हम अपने स्वप्नों का भारत न बना लें आज़ादी के बाद। तो स्टूडेंट्स का रोल पॉलिटिक्स में बहुत रेलेवेंट है। यूनिवर्सिटी का तो रोल ही ये होता है कि वो एक प्लेटफॉर्म दे और उसमें कोई शिकायत किसी को होनी नहीं चाहिए। भगत सिंह ने जो ये 3-4 आर्टिकल जिनका जिक्र मैंने किया, तो उसमें 1-2 का हवाला देके आपको कुछ बताने की कोशिश करूँगा। जैसे जो आज रेलेवेंट है खासतौर से कम्युनिज्म पर जो आर्टिकल है, उसमें 2 चीज़ें जो आज बिल्कुल इतने नेकेड फॉर्म में वी कैन सी दैट। He writes that the political leadership today, and he is talking of political leadership of 1928, उस वक्त के जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप थी, चाहे वो उसमें कितनी भी खराबियां थी, वो आज की पॉलिटिकल लीडरशिप से तो उसका कोई तुलना है ही नहीं। मतलब आज के लोग तो दे आर डॉग्स, ये बौने लोग हैं, इनका कोई मतलब किसी भी पार्टी में हो। उस समय के लीडर्स तो उनका स्टेचर तो बहुत बड़ा था, लेकिन उसके बाद भी भगत सिंह कहते हैं कि today's political leadership is politically bankrupt। उनका राजनीतिक दिवालियापन, ये उन्हीं के शब्द हैं।
कि आज की जो हमारी लीडरशिप है उसका राजनीतिक दिवालियापन साफ जाहिर हो जाता है जब वो देश में विभाजन की बात करती है, देश के लोगों को लड़ाने की बात करती है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्गों के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर। तो ये भगत सिंह 1928 में लिख रहे हैं। और दूसरी चीज उसी आर्टिकल में जो आज फिर उतनी ही महत्वपूर्ण है और दुख की बात है कि उससे भी ज़्यादा खतरनाक स्वरूप उसने ले लिया। भगत सिंह ने लिखा मीडिया के बारे में, प्रिंट मीडिया, उस वक्त टीवी तो नहीं था, रेडियो की भी पहुंच बहुत लिमिटेड थी, प्रिंट मीडिया अखबार निकलते थे और वो भी बहुत कम जमानों में थे, अंग्रेजी पढ़ने वाले कम थे, जो हिंदी और अलग अलग भाषाओं में जो अखबार निकलते थे वो उनका भी गिनती बहुत कम थी। लेकिन उसके बावजूद मीडिया का अपना रोल उस समय भी था। और भगत सिंह लिख रहे हैं कि मीडिया को देखिए, आज का मीडिया, 1928 का मीडिया, ये तो बिक गया है और ये साझी राष्ट्रीयता की बात तो करता ही नहीं, ये तो डिवाइडेड नेशनलिटी की बात करता है। जबकि इनका मकसद, मीडिया का मकसद तो देश को जोड़ना है। ये भड़काऊ हेडलाइंस इस्तेमाल करता है, ये उनके शब्द हैं, भड़काऊ प्रोवोकेटिव हेडलाइंस, और देश में लोगों को लड़ाता है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। तो ये देखिए कि भगत सिंह ने 1928 में वो बात कही जो आज हम खेल रहे हैं, और मीडिया की जो स्वरूप है वो कितना खतरनाक आज है। भगत सिंह को उस वक्त बुरा लग रहा था 1928 में, जब कि मीडिया की पहुंच बहुत लिमिटेड थी। आज तो मीडिया हमारे ड्राइंग रूम में, घर में, बेडरूम में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आप अगर पढ़ना भी नहीं जानते हैं, आप जाहिल भी हैं, उसके बाद भी आपके घर में टेलीविजन लगा है, जवान कोई भी हो, हिंदी में सुन लीजिए, अंग्रेजी में सुन लीजिए, तो वो उसकी पहुंच इतनी ज़्यादा हो गई है कि आपको लिटरेट होने की जरूरत है ही नहीं। लिटरेट भी होंगे तो भी आपको सब कुछ सुनने को मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर आपको पढ़े लिखे होने की जरूरत ही नहीं है, वो तो वीडियो चल रहे हैं, वीडियो आपको सब जहर पहुँचा रहे हैं घर घर में। तो ये सब चीज़ें जो आज हो रही हैं, ये उस समय भगत सिंह ने आपको आह्वान किया कि भाई जाओ और बी अवेयर। दिस प्रिंट मीडिया we didn't use the word print media is going to kill our nation. They are dividing us. They are actually enemies of the nation. They are not fulfilling the responsibility which has been given to them. They are irresponsible. तो ये सब शब्द उन्होंने मीडिया के लिए उस समय प्रयोग किए और पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए प्रयोग किए। तो ये तो इन ब्रीफ ये वाला आर्टिकल। दूसरा जो आज के कॉन्टेक्स्ट में उतना ही महत्वपूर्ण है वो है छूत के सवाल पर, अनटचेबिलिटी। अब आज तो उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने तो अपना लिखना शुरू कर दिया था, 1920s की बात है, लेकिन वो उसकी पहुंच बहुत लिमिटेड थी। महाराष्ट्र में ज़्यादातर था उस समय तक, और एजुकेशन पर वो ज़्यादा बोलते भी थे, लिखते थे, और एजुकेशन ही उनका सब्जेक्ट भी ड्यूई के स्टूडेंट थे अमेरिका में, और जो एजुकेशनिस्ट हैं, और एजुकेशन पर ही लिखा बहुत कुछ। और उनका नारा भी एजुकेट है ना, तो वो उनका रहा, जिंदगी का ऑब्जेक्टिव रहा। उसके बावजूद भगत सिंह ने, जाहिर है कि मुझे भी लगता है कि भगत सिंह ने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम सुना है, क्योंकि कहीं जिक्र नहीं है उनके राइटिंग में, लेकिन वो पीरियड एक ही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। उसमें जो कि वो फूले उससे पहले कर चुके हैं, उसके बाद अम्बेडकर थे, पेरियार जस्टिस पार्टी बनाकर साउथ में कर रहे थे। तो ये चीज़ें, ये जो प्रश्न है ये बड़ा ज्वलंत था उस समय की। ये नहीं कि भगत सिंह अकेले बोल रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं पूरे देश में, और वही बात कह रहे हैं अलग अलग भाषाओं अपने तरीके से। तो भगत सिंह ने कहा कि भाई ये जो हमारा छूत का प्रश्न है, ये तो हमारे समाज को तोड़ता है। हम किस मुँह से अंग्रेजों से कहते हैं, ये भगत सिंह की शब्द है, हम किस मुँह से अंग्रेजों से कहते हैं कि हमें आज़ादी दे दो, हमें अधिकार दे दो, जब हम खुद अपने ही देश के एक वर्ग को अधिकारों से वंचित रखते हैं, उसको घर में नहीं घुसने देते, कुत्ता हमारी गोद में बैठ सकता है, अछूत अगर छू ले तो हम अपवित्र हो जाते हैं, कुत्ता कहता हो हमारे किचन में भी चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अछूत नहीं छू सकता है। तो ये सब भगत सिंह ने लिखा उस समय, और बताने की कोशिश की कि हम लोगों ने अपने ही लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार किया है ओवर द सेंचुरीज। And now we have what right do we have to ask the British that we want some rights
we should be given freedom, we should be given more rights. If when we deprive our own people of rights ourselves, so first we have to learn lessons. दूसरी चीज के कन्वर्जन की बात करते हैं हमारे लोग, अरे भाई कन्वर्जन क्यों नहीं होगा, ईसाई क्यों नहीं बनेंगे लोग, वो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आप उनको सताते हैं, उनको अधिकार नहीं देते, आप उनको अधिकार दोगे तो ना तो वो मुसलमान बनेंगे ना क्रिश्चियन बनेंगे। तो पहले तो आप खुद सोचिए आपने ओवर द सेंचुरीज अपने लोगों के साथ क्या किया है, एक वर्ग के साथ आपने कैसा व्यवहार किया, तो ये भगत सिंह 1928 को लिख रहे हैं। दूसरी चीज इसी आर्टिकल में जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है और हिम्मत वाली बात है कि वो आदमी जो 21-22 साल का है, 20-21 साल का है, इस आर्टिकल में वो कहता है कि देखिए हमारे देश में बड़े बड़े लीडर्स हैं जो समाज सुधार की बात करते हैं और बड़े बड़े भाषण देते हैं और अपने आप को प्रवक्ता कहते हैं कि हम जो पीड़ित समाज है उसको जोड़ने की बात करते हैं। और फिर उसका नाम लिया मदन मोहन मालवीय, उस आर्टिकल के मदन मोहन मालवीय जो हमारे देश के, देखिए हिम्मत की बात भी, देखिए वो आदमी वो उस समय मेरा नाम लिए भी कह सकता था सब बात, लेकिन इतना जूनियर उम्र में इतना कम, उसके बाद भी और मदन मोहन मालवीय के उस समय बड़े सीनियर लीडर्स में था। वो कहते हैं कि मदन मोहन मालवीय जैसे लोग अभी कुछ दिन पहले एक सभा में गए जहाँ पर बहुत सारे पिछड़े वर्ग के लोग जिनको अछूत कहते हैं वो लोग इकट्ठा थे, उनमें से किसी एक व्यक्ति को उन्होंने गले लगाया और गले लगाने के बाद घर जाके कपड़ों समेत उठाए। अब ये किसने देखा रहते हुए ये तो मालूम नहीं, लेकिन भगत सिंह ने ये एक्सप्रेस किया, जो सुना होगा भी सुना होगा, लेकिन उनके अपने विचार हैं और वो कितने सच हैं झूठे हमें से इस पर हमारे पास कोई ना प्रूफ है ना उसके ऊपर डिबेट करनी चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति एक सीनियर लीडर के बारे में ये बात लिख सकता है, हिम्मत से कह सकता है कि ये ऐसे लोग हैं जो बाहर कुछ करते हैं अंदर कुछ करते हैं। तो हमारे समाज में सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम ईमानदारी से अपने इन सब प्रश्नों को विकास के निवारण न करें। So we need to resolve our we need to decide what exactly we need to do. We just cannot ignore the realities. We have to face the realities and see what we have done to a section of our population over the centuries. So this is what Bhagat Singh imagined. This is the part of India he imagined. अब भगत सिंह जैसे ऐसा व्यक्ति जब जिस बात मैंने भी शुरू किया था 1920 के दशक की, 1926 में नौजवान भारत सभा बनाता है, ये 1928 से 2 साल पहले की बात है। और नौजवान भारत सभा लाहौर में बनती है, उसमें बहुत सारे नौजवान शामिल होते हैं। उसका एक्सपेंशन होता है उस पीरियड में, अंग्रेजों के ज़माने में, ब्रिटिश पीरियड में, पूरे पंजाब के अंदर, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के काफ़ी हिस्सों में, जो मैंने अपने काम में काफ़ी निकाला, आर्काइव में बहुत सारा मटीरियल है जो आप और दे सकते हैं। और उसमें कोशिश किया ये लोगों को बताने की कि हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए। उस प्लेटफॉर्म पर क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने पाबंदियाँ लगाई थी उस समय कि स्टूडेंट यूनियन नहीं बनेगी कॉलेजेस में, उसके मुकाबले पर उन्होंने पेरेंट्स सोसाइटी बनाई। ये देखिए उस समय का पीरियड है अंग्रेजों का। आज जो पाबंदियाँ लगाती हैं हमारी आज़ादी के बाद की सरकारें, उनका तो शर्मा नहीं चाहिए। अंग्रेज कर रहे थे ये काम जो आज हमारी गवर्नमेंट्स करती हैं। और ये पेरेंट्स सोसाइटी बनाई और पेरेंट्स को ये कहा गया कि अगर आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को जो कॉलेज में जाते हैं, उन पर अगर आप कुछ नहीं लगाएंगे, यूनियनबाजी से नहीं रोकेंगे, हम आप पर एक्शन लेंगे, ब्रिटिश सरकार। तो ये उस माहौल में भगत सिंह ने ये नौजवान भारत सभा खड़ी थी कॉलेज के बाहर, क्योंकि नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जो ब्रिटिश सरकार के होते हुए वो कॉलेजेस में मुमकिन नहीं था। अब नौजवान भारत सभा ने क्या किया, ये देखिए उस पीरियड के अंदर के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज हम देखने को मिलती हैं।
और भगत सिंह की इस नौजवान भारत सभा के प्लेटफॉर्म से आपको अंदाजा होगा कि भगत सिंह ने किस तरह की चीज़ें की जो आज हम सोच भी नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल नारों की बहुत बात हो रही है, तो पीछे तो बहुत ही डिस्कशन डिबेट इस पर रहा कि भाई कौन सा नारा जो है वो देशभक्ति से ओतप्रोत है, भारत माता की जय होना चाहिए, वंदे मातरम होना चाहिए, बहुत सारे, और जो नहीं कहता है वो देशद्रोही है, इस तरह के बहुत सारे सवाल हुए। 1926 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा बनाने के बाद ये फैसला किया कि, और इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस पार्टी उस समय, और मैं कांग्रेस पार्टी को उस समय की ब्लेम नहीं करता हूँ, आज की कांग्रेस से, आप जब कांग्रेस की बात करूँ आज की कांग्रेस से न जोड़े, ये उस समय की कांग्रेस है, तो उसमें गांधी, नेहरू, पटेल जैसे लोग थे, और वो अपने जो सोच थी उसके हिसाब से काम कर रहे थे, जो जिस पर मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन भगत सिंह ने उठाया। उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी की जो सभाएं होती हैं उसमें ये 3 नारे इस्तेमाल होते हैं, 3 कम्युनिटीज को ध्यान में रखते हुए, हिंदू, मुसलमान, सिख। वो पंजाब की बात कर रहे हैं कि ये 3 कम्युनिटीज ज़्यादा थी, और जब जनता को उकसाने के लिए उनमें इकट्ठा एक साथ जुड़ने के लिए हर हर महादेव का नारा लगता है, जो बोले सो निहाल सत्य का नारा लगता है, अल्लाह अकबर नारा तकबीर, अल्लाह अकबर नारा लगता है, तो तीनों धर्मों को टारगेट करती है कांग्रेस पार्टी। तो भगत सिंह ने कहा कि भाई ये क्या, इससे क्या फायदा है, इससे तो आप लोगों को एहसास दिला रहे हैं कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं, आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। तो हम इस तरह के किसी भी नारे का प्रयोग नहीं करेंगे, हम सिर्फ इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद और दुनिया के मजदूरों एक हो, बस इसके अलावा हम कोई नारा, जाति प्रेरक नारा, धर्म प्रेरक नारा समाज नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ी हिम्मत की बात थी कि 1926 में ऐसा नौजवान इस तरह की बात सोचता है, और जाहिर है उनकी पूरे जो जीवन रहा वही बहुत छोटा सा 5-6 साल के एक्टिव लाइफ में, उसमें हर जगह यही कोशिश किया कि लोगों को जोड़ने की बात की जाए। और मैं अक्सर बात करता हूँ कि भाई हमारे मुल्क में फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े लोग जो नेता हैं, चाहे उसमें गांधी हो, नेहरू हो, पटेल हो, आज़ाद हो, पवन आज़ाद हो, या और हो, कोई भी पॉलिटिकल लीडर या जिन्ना हो आज़ादी से पहले, जो कांग्रेसी थे, मुस्लिम लीग के बनने से पहले, कोई भी लीडर ऐसा नहीं है जो आज के हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बराबर की इज्जत रखता हूँ। एक भगत सिंह अकेला शख्स है, और मैं क्योंकि लाहौर कई बार गया हूँ भगत सिंह के सिलसिले में, और कई सेमिनार कॉन्फ्रेंसेज में, और वो बड़ी बड़ी मीटिंग्स करते हैं वहाँ पर, और जो भगत सिंह का घर है कटकरा नहीं, ये तो उनका पैतृक घर है, जब यहाँ होगा जिससे उनका भगत सिंह को यहाँ कभी रहे भी लालपुर में है, जो फैसलाबाद हो गया, वहाँ पर उस घर को जो आज का परिवार रहता है, उसने जहाँ भगत सिंह पैदा हुए, जिस घर में रहे, उस घर को पूरा म्यूजियम बना दिया, उसमें सारी दुनिया से इकट्ठी करके फोटोज, और घर में जो चक्की थी उनके घर की, परिवार की, वो और बहुत सारी चीज़ें वो उन्होंने वहाँ पर डिस्प्ले पर रखी हुई हैं। लोग वहाँ जाते हैं, हिंदुस्तान से तो कम लोग जा पाते हैं, लेकिन इंग्लैंड से आते हैं बहुत सारे लोग, सिख लोग बहुत जाते हैं, दुख की बात है लेकिन कहना पड़ता है, जो भगत सिंह के अट्रैक्ट करता है सिख लोगों को, वो जाते हैं वहाँ। और काफ़ी लोगों ने, मैं जब गया तो लोगों ने बताया भी कि कई लोगों ने कई करोड़ रुपया ऑफर किया कि हमें दे दो, और ये घर हम इसको भगत सिंह के नाम पर, लेकिन मैं वो कहते हैं हम क्यों दें भाई, हम तो बड़ी इज्जत करते हैं इसकी, आपको क्यों दे दें, हाँ हम तो वही कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, आपको हम क्यों दें, ये तो हमारी विरासत है, ये तो शेयर्ड हेरिटेज है। और भगत सिंह ने तो की इज्जत जो आप करते हैं, हम भी उतनी इज्जत करते हैं, और वहाँ मुकदमा तक रखा है कोर्ट में कि भगत सिंह को जो फांसी दी गई वो गलत थी, वो बाकायदा कोई कुरैशी साहब है वकील, वो बाकायदा मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, जिसका मैं समझता हूँ उसका मतलब नहीं है, लेकिन ये एक सेक्शन है बहुत बड़ा जो भगत सिंह को टच आने वाला है। तो मैं इसलिए उठा रहा हूँ इस बात को कि भगत सिंह को की इज्जत, प्रेम, रिस्पेक्ट इसलिए है क्योंकि भगत सिंह इंसानियत की बात करते थे, धर्म को लेकर उन्होंने कोई राजनीति नहीं की, गरीब मजदूर की बात की, उसके धर्म की बात नहीं की,
इसीलिए एक बड़ा सेक्शन पाकिस्तान में भगत सिंह से जुड़ सकता है, जो और लीडर से नहीं जुड़ पाता है। बाकी लोगों ने तो राजनीति की, भगत सिंह ने उस तरह का कोई काम नहीं किया। पूरा जीवन उनके देख, उनकी पूरी राइटिंग, उनकी पूरी जो भी कुछ है जीवन है, उससे यही सबक मिलता है कि बावजूद इसके कि हमारी एक देश का विभाजन हुआ, इतनी गंदी पॉलिटिक्स आज तक होती है, लेकिन भगत सिंह ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दोनों देशों को दिया हुआ है कि अगर कभी भी कोई जॉइंट काम अगर दोनों देश करने का सोचेंगे, वो भगत सिंह के नाम पर ही हो सकता है, क्योंकि ये एक व्यक्ति है जो लोगों को जोड़ता है, अकाउंट मॉडल से, और वो सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स की वजह से जोड़ता है, क्योंकि भगत सिंह ने उस तरह की राजनीति की है ही नहीं, और वो सोच ही नहीं रखी जो लोगों को डिवाइड करे जहाँ है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण भगत सिंह की ऐसे जिसके बारे में लोग आप सब लोग जानते होंगे, बड़ा भी लोग, मैं नास्तिक हूँ। अब उस लेख में वो सिर्फ भगवान से लड़ाई नहीं है, भगवान के अस्तित्व से लड़ाई नहीं है, वो तो है ही, उसके नाम से, टाइटल से पता चलता है मैं नास्तिक क्यों। लेकिन भगत सिंह उसमें उसके अलावा और बहुत कुछ कहते हैं। वो बात करते हैं साइंटिफिक टेम्पर की, वो बात करते हैं रैशनल थिंकिंग की, वो बात करते हैं रूढ़िवाद के खिलाफ लड़ाई की। वो पूरे जो ऐसे है उसमें कोशिश ये किया भगत सिंह ने कि भाई आप जब तक आप पूरे स्ट्रक्चर को डिमोलिश नहीं करेंगे, तब तक आप नया हिंदुस्तान नहीं बना सकते। यू हैव टू डिमोलिश बिफोर क्रिएटिंग अ न्यू थिंग। तो ये उन्होंने कहा कि मैं नहीं बिलीव करता हूँ कि रिफॉर्म से कुछ हो सकता है, क्रांति से ही हो सकता है। और क्रांति का मतलब होता है आप जो पुराना है उसको उखाड़ें और नए को बनाने से पहले आप एक रास्ता साफ करें। न्यू स्ट्रक्चर कैन बी बिल्ट ओनली ऑन द फाउंडेशन which you lay, which is based on new ideas, modern ideas. तो ये भगत सिंह ने पूरे आर्टिकल में, अब इसको आप काफी लोग ये सोच के छोड़ देते हैं रागी को, जो धर्म को बिलीव करने वाले लोग हैं, क्योंकि वो धर्म की बात अकेले नहीं करता है, वो आदमी बात कर रहा है हमारे सिस्टम की, कैसे हमें नया भारत बनाना है। अपना पर्सनल जो उनका फेथ है वो तो उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत धार्मिक था, और भगत सिंह का परिवार उन गिनी चुने फैमिलीज में है पंजाब की जो सिख होने का बावजूद आर्य समाजी थे। बहुत कम फैमिली मिलेंगी पंजाब में, बहुत कम है। उनके दादा सरदार अर्जुन सिंह आर्य समाजी, सरदार किशन सिंह आर्य समाजी रहे सिख होने के बावजूद। इस तरह की बहुत कम फैमिली है। भगत सिंह खुद लिखा है कि मैं गायत्री मंत्र का उच्चारण करता था, और उनके जो लेटर्स हैं उसमें आप शुरू के लेटर्स हैं उसमें the way he addresses और the way he ends the letters, उससे अंदाजा हो जाएगा कि वो कैसे इवॉल्व हो रहा है। धार्मिक जो पूरी सिंबॉलिज्म है उनका इस्तेमाल होता है, बाद में वो धीरे धीरे सरदार हो जाते हैं। तो ये इवोल्यूशन है, डायनामिज्म ऑफ द मैन। He was a man who evolved through his ideas, he evolved through his leadership। क्योंकि आपको जो पूरा उनकी प्रिजन डायरी आप पढ़िए, उस प्रिजन डायरी में से आपको अंदाजा हो जाएगा उस आदमी ने क्या पढ़ा। उसमें सिर्फ लेनिन और कार्ल मार्क्स को नहीं पढ़ा है, या ट्रॉट्स्की को नहीं पढ़ा है, वो पढ़ रहे हैं उसमें वर्ड्सवर्थ को भी, टेनिसन को भी, उसमें फारसी के शायरों को भी, उर्दू के शायरों को भी, उसमें से भी कपलेट्स कुछ नोट की हुई डायरी। तो उस आदमी का व्यक्तित्व जो है वो इतना ब्रॉड है, बावजूद इसके कि बहुत नौजवान है, इतना कुछ पढ़ा। अब वो उसमें ये भी आप देखिए ना कितना स्ट्रगल। आज हम लोग बात करते हैं कि एजुकेशन के बारे में कि भाई पढ़ने को भी मिलता है, जैसे की बात होती है बहुत सारी। वो आदमी कहाँ से लाता है? ब्रिटिश सरकार की पाबंदी थी, लेफ्ट विंग लिटरेचर तो अवेलेबल नहीं था, चोरी छिपे से आता था। एक द्वारकादास लाइब्रेरी थी पंजाब में, लाहौर में, जहाँ एक शास्त्री हुआ करते थे, राधानाथ शास्त्री के लाइब्रेरियन, वो भगत सिंह के दोस्त थे, वो किताबें मुहैया कराते थे। एक रामकृष्ण इंस्टीट्यूट से किताब की दुकान थी लाहौर में, जो इस तरह के लिटरेचर कहीं से मुहैया कराते थे चुपचाप, जहाँ से भगत सिंह के साथ ही किताबें लाते थे। और उन सब किताबों को
जयदेव गुप्ता एक बड़े उनके दोस्त थे भगत सिंह के, जो मेरठ के रहने वाले थे, वो किताबों के सप्लायर थे, और लोगों ने भी सप्लाई किया, लेकिन जयदेव गुप्ता के नाम बहुत सारे पत्र हैं जेल से भगत सिंह कि ये लिस्ट है और ये किताबें अगर कहीं मिल जाए तो मुझे पहुँचा देना। उसमें बहुत सारी बड़ी इंटरेस्टिंग किताबें हैं, यूरोपियन लेफ्ट मूवमेंट पर है, इंडिया के ऊपर है, इकोनॉमिक इश्यूज पर है, जो जो उनको इंटरेस्ट था वो सब किताबें नाम छुपाते थे। ये सब जो जिस व्यक्ति ने इतना सब कुछ किया, इतने ट्राइंग कंडीशन, when things were not so easy, it was so difficult to even access books in those times. Despite that, he tried to create a worldview which was broad, which had a much broader understanding, and then invite all what he wrote, and then try to put it on paper, so that he can leave all those things for posterity, for people like us. और अगर ये नहीं होता तो आज हम भगत सिंह के बारे में सोचना, बात करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हम भगत सिंह को, मैं ये बार बार दोहराता भी हूँ कि भगत सिंह को हम शहीद तो भगत सिंह हो गए 1931 23 मार्च को, लेकिन भगत सिंह को हम जिंदा रख सकते हैं अगर हम उनके विचारों को, उनके आइडियाज़ को अपने जीवन में फॉलो करने की कोशिश करें। और अगर हम नहीं करते हैं तो हम भगत सिंह को रोज़ मारते हैं, भगत सिंह रोज़ शहीद होते हैं। अगर हम राष्ट्रवाद की और शहादत की बात करके भगत सिंह को भूल जाएं और अगले साल के 23 मार्च का इंतजार करें, जो हम करते रहे वो लीजिए। तो द पॉइंट इज दैट वी नीड टू रिमेंबर हिम एवरी डे, टू कीप हिम अलाइव, टू कीप हिम वाइब्रेंट, टू make him useful for our life, for our development, for our progress, personal progress as well as country's progress, nation's progress, societal progress. तो वो उसमें भगत सिंह का रोल। अच्छा, इसमें एक दूसरी चीज़ ये है कि अब जैसे इनकलाब जिंदाबाद की बात हम करते हैं, जो नारा सबसे पॉपुलर नारा है, हसरत मोहानी हुआ करते थे हमारे कानपुर में, जो लेबर लीडर हुआ करते थे, उनका दिया हुआ नारा है, और पॉपुलर उसको भगत सिंह ने किया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जेनोसाइड आपको मालूम ना हो, हसरत मोहानी भगत सिंह के पिताजी के बड़े दोस्तों में थे, सरदार किशन सिंह के, और जब भगत सिंह घर छोड़ के आए 1925 में, क्योंकि परिवार वाले उनकी शादी कराना चाहते थे, और भगत सिंह ने नाराज होकर घर छोड़ दिया और कानपुर पहुँचे। गणेश शेखर विद्यार्थी के साथ उनके अखबार में काम किया प्रताप में, उसमें बहुत सारे लेख लिखे, और वहीं पर सरदार किशन सिंह को पता चला कि भगत सिंह कानपुर में है, तो उन्होंने हजरत मोहानी को कॉन्टेक्ट किया कि उससे मिलके उसको तैयार करो कि हम उसकी शादी नहीं कराएंगे, घर आ जाए। और हजरत मोहानी ने कन्विंस किया, वापस घर भेजा भगत सिंह को। तो ये एपिसोड है उनकी ज़िंदगी का कि एक ऐसा लीडर हजरत मोहानी जैसा आदमी, जो बड़ा कवि भी था और बड़ा लीडर था, लेबर लीडर, उसके साथ भी उनका संपर्क रहा, और कानपुर में आने के बाद ये एक पहली बार वो मिले भी थे। तो ये एक इनकलाब जिंदाबाद की बात होती है। इनकलाब क्या है भगत सिंह के लिए? भगत सिंह ने बहुत क्लियरली परिभाषित किया, डिफाइन किया कि मुझसे इनकलाब का मतलब मेरे लिए सिर्फ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन नहीं है, इनकलाब का मतलब मेरे लिए है सामाजिक क्रांति, जाति भेद खत्म हो, द्वेष खत्म हो, सांप्रदायिकता खत्म हो, अमीर गरीब का फासला खत्म हो, 98% लोगों की सरकार देश में बने। ये नौजवान भारत सभा के मैनिफेस्टो में भी था कि हमारे देश में 2% एलीट शासन करता है 98% लोगों को, तो हमें ऐसा भारत बनाना है जिसमें 98% लोगों की भागीदारी हो। ये सपना तो आज तक पूरा नहीं हो पाया। तो बात तो हमें भगत सिंह के इन विचारों की करनी, जिसके हम करते ही न सोचते हैं, न करते हैं, न उसको फॉलो करते हैं। अब बात करेंगे पगड़ी की, पीली पगड़ी या सफेद पगड़ी। अरे भगत सिंह की पगड़ी पीली थी कि सफेद थी, पहले बात तो वो हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है। पीली पगड़ी उसको आपको उठाना नहीं चाहिए था, वो आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, आप पगड़ी पहनते हैं पीले रंग की, भगत सिंह क्यों बना रहे हैं? तो ये वो लोग हैं जो आसान रास्ता ढूंढते हैं। आप
दीवार पे फोटो लगा दिया, गांधी का लगा हुआ है सालों से, भगत सिंह भी शामिल हो गए उसमें, वो दीवार पे रहेंगे। दीवार पे भगत सिंह या अम्बेडकर दीवार पर लगने से उनके विचारों का पर कोई काम नहीं हो सकता है। दीवार की जरूरत नहीं है, फाइलों में भगत सिंह होने चाहिए, जहाँ पॉलिसी डिसीजन लेते हैं वहाँ दिखाइए ना। अब पगड़ी के रंग से आपको क्या लेना देना, उसमें आपने भटका दिया लोगों को, ये सवाल उठा के खट्टर कलाना में जाके आपने एक सिंबॉलिक काम किया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, उससे मुझे कोई एतराज नहीं। और आप नाम भगत सिंह का ले रहे हैं वो भी अच्छी बात है, दीवार पर लगा रहे हैं वो भी अच्छा है, लेकिन उसके अलावा भगत सिंह को अपने जीवन में, अपनी पॉलिसीज में, अपनी गवर्नेंस में जगह दीजिए, उनके सोच को, उनके विचारों को फॉलो करने की कोशिश करें, तब भगत सिंह के साथ न्याय हो सकता है। वरना भगत सिंह के साथ उतना ही अन्याय होगा जैसे अभी तक होता रहा। और उसमें सारे जो हमारे पार्टी के लोग हैं, लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, सभी लोगों ने काफ़ी हद तक अपने जीवन में उसको फॉलो नहीं किया। लेफ्ट की सरकार भी बहुत दिन रही बंगाल में, कनाडा में, उसको खास नहीं होता है, वो बड़ा टोटलिज्म है सब जगह। तो सभी को समझ लेने की जरूरत है। जो आज सरकार हमारे देश में पूरे में, उसका तो एक फेक नेशनलिज्म है, जिसका ना कोई भगत सिंह से लेना देना है, ना वो जोड़ता है, वो तोड़ने की बात करता है, वो एक्सक्लूसिव नेशनलिज्म है। और पहले कुछ लोगों का हटाता है, कुछ लोगों को साथ रखता है, और हर लोगों को, सब लोगों को सर्टिफिकेट बांटता है, कौन राष्ट्रवादी है कौन नहीं है। भगत सिंह के राष्ट्रवाद में ये सब नहीं मिलता भाई। भगत सिंह का राष्ट्रवाद को जोड़ने का राष्ट्रवाद है। भगत सिंह ने तो 1928 में जो मैंने कहा, उस वक्त भी उठाया, प्रेस के बारे में भी और पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में भी, कि आप जो कर रहे हैं वो देश को तोड़ने की बात है। तो ये लोग, मैं भगत सिंह की बात करता हूँ, मैं साथ साथ थोड़ा जिक्र सुभाष चंद्र बोस का भी करना चाहिए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के साथ वही होने वाला है जो भगत सिंह के साथ हुआ है, और हो रहा है, शुरू भी हो गया। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस हमारे आईएनए के सुभाष चंद्र बोस नहीं है अकेले, वो तो उनका आखिरी हथियार था। उससे पहले 1920 के दशक में सुभाष बोस ने क्या किया, किस तरह की राजनीति की, भगत सिंह के विचारों के कितने नजदीक थे। नौजवान भारत सभा की एनुअल कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया 1931 में, जब भगत सिंह जेल में फांसी के बाद नौजवान भारत सभा की एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें सुभाष चंद्र बोस आए और समाजवाद पर एक लंबा भाषण है सुभाष चंद्र बोस का, और उसमें कहीं भी कोई फासला भगत सिंह से विचारों से सुभाष बोस का नहीं मिलता है। बिल्कुल एग्जैक्टली जो भगत सिंह चाहते थे वही सुभाष चंद्र बोस ने बोला। तो ये लोग जो आज कोशिश करते हैं सब लोगों को तोड़ने की, अलग करने की, और सुभाष चंद्र बोस का सेकुलरिज्म तो बहुत कहीं ज़्यादा एक्सप्लिसिट है भगत सिंह से भी ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, है ना। वो इंग्लैंड में पढ़े, बड़े अच्छे परिवार से थे, एक्सेस उनके पास कहीं ज़्यादा था भगत सिंह से, और जाहिर है कि उसकी वजह से वो समझ भी ज़्यादा थी, मैच्योर भी ज़्यादा थे। तो उन्होंने जो लिखा है वो आप पढ़िए, हरिपुरा सेशन जो 1938 का है कांग्रेस का, उसमें सुभाष बोस की भाषण सुने, पढ़े, 30-40 पेज का है वो। उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि भगत सिंह और उनके विचारों में कितनी समानता है। तो आज की जो लड़ाई है वो सिर्फ इंडिविजुअल को बचाने की नहीं है, एक सोच को बचाने की है, और ये कॉमन सोच है जो ये कुछ लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और इन लोगों को उन लोगों से बचाना है जो बिल्कुल राष्ट्रवाद की बात करते हैं, फेक नेशनलिस्ट हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं। और राष्ट्रीय आंदोलन की जहाँ तक सवाल है, भगत सुभाष चंद्र बोस ने ये भी लिखा है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है आज। उन्होंने कहा कि भाई, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी को तो खत्म हो जाना चाहिए था, गांधी चाहते थे कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए आज़ादी के बाद। सुभाष चंद्र बोस ने लिखा अपने एक लेख में कि जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो लोग गलत हैं, क्योंकि देश का निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडिया इज पॉसिबल ओनली बाय दोज हु हैव पार्टिसिपेटेड इन नेशनल स्ट्रगल। Those who stayed away from national struggle have no business to actually talk of national reconstruction. तो सुभाष चंद्र बोस उस समय करें उन लोगों के लिए जो आज बड़े भारी राष्ट्रवादी और जो कहते हैं कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिए। तो ये सब चीजें इतिहास के पन्नों में हैं जो ये लोग पढ़ना नहीं चाहते।
क्योंकि ये सूट नहीं करता है आज की राजनीति के लिए, ना भगत सिंह का के विचार, ना सुभाष चंद्र बोस के विचार। जो कन्वीनियंट आइडियाज हैं उनको इस्तेमाल कीजिए, कन्वीनियंट है शहादत और राष्ट्रवाद, उसका इस्तेमाल करके एक साल के लिए भूल जाए और लोगों को भड़काए राष्ट्रवाद के नाम पर। तो ये एक पूरा एजेंडा है जिससे आज से ज़्यादा महत्वपूर्ण समय कोई नहीं हो सकता। भगत सिंह की रेलेवेंस जितनी आज है मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले थी, कि आज जिस तरह के खतरे हमारे सामने हैं और जिस तरह का राजतंत्र हमारे सामने है, वो मुझे नहीं लगता है मुझे बताने की ज़रूरत है। आप सब लोग को खेलना है ये कैंपस के अंदर भी और कैंपस के बाहर भी। तो ये लड़ाइयाँ भगत सिंह के नाम पर उनके विचारों को साथ लेकर लड़ने की ज़रूरत है और हम सब लोगों को चाहिए हम रियली ऑनेस्टली उन सब चीज़ों को फॉलो करें और उसमें बहुत कुछ है जिससे सबक लिया जा सकता है। और नौजवानों को साथ साथ देखिए, मोहम्मद जाहिद जैसे लोगों की लड़ाई तो बहुत सीमित रह गई, उसमें कुछ हाथ बचा नहीं, जो कुछ करना था कर लिया। आप लोगों के सामने फ्यूचर है, यू टू टेक दिस आइडिया फॉरवर्ड, यू हैव मोर टाइम और ज़रूरी है कि आप इन विचारों को सीरियसली लें, समझें और कोशिश करें अपने जीवन में उतारें और अपने साथियों के साथ मिलकर उस विचारधारा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। बाकी जो सवाल है